हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू वेब एप्लीकेशन। अब वेब एप्लीकेशन क्या होती है? जो वेब एप्लीकेशन है कि ना ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि वेब सर्वर पे रन होता है और आप जो है ना इसको वेब ब्राउजर के थ्रू जो है ना एक्सेस कर सकते हो। मतलब कि आप ऐसे समझ लो ना, जो वेब एप्लीकेशन है ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि वेब सर्वर पे रन होता है और आप जो है ना इसको अपने वेब ब्राउजर के थ्रू जो है ना एक्सेस कर सकते हो यूजिंग द इंटरनेट की मदद से। आप वेब ब्राउजर के थ्रू जो है ना वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो और ये जो होती है ना वेब सर्वर पे रन होती है। अनलाइक ट्रेडिशनल डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मतलब कि जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती थी ना ट्रेडिशनल, तो क्या होता था वहाँ पे ना वेब ऐप जो होती थी ना वो ना यूजर के कंप्यूटर पे इंस्टॉल होती थी। लेकिन जो वेब ऐप होती है ना उसको कोई जरूरत नहीं है यूजर के कंप्यूटर पे या यूजर के डिवाइस से इंस्टॉल होने की। तो ट्रेडिशनल डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती थी वो ना यूजर के कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या डिवाइस पे जो होती थी ना वो इंस्टॉल होती थी और केरी रन होती थी। लेकिन जो वेब एप्लीकेशन होती है ना वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, लेकिन क्या होगा ये ना वेब सर्वर पे रन करेगा और आप जो है ना इसको वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हो यूजिंग द इंटरनेट। ये कहा जा रहा है यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप जो है ना इसको आसानी के साथ इंटरनेट के थ्रू जो है ना एक्सेस कर सकते हो क्योंकि ये वेब सर्वर पे रन होती है। अब की कंपोनेंट्स है वेब एप्लीकेशन के, जो उसका सबसे पहला की कंपोनेंट है वो है फ्रंट एंड साइड, जिसको आप क्लाइंट साइड भी कहते हो। उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना यूजर इंटरफेस इन्वॉल्व होता है जिसको आप यूआई भी कहते हो, जो कि वेब ब्राउजर पे ना रन होता है। वो क्लाइंट साइड कहलाता है जो कि यूजर के ब्राउजर पे रन होता है। अब ये किस तरीके से बिल्ड किया जाता है, एक को ना आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करके ना बिल्ड कर सकते हो। अब फ्रेमवर्क्स में कौन से फ्रेमवर्क्स शामिल है, जिस तरीके से रिएक्ट हो गया, एंगुलर होगा और जेएस हो गया। मतलब इसके थ्रू जो है ना फ्रेमवर्क्स के थ्रू आप जो है ना इनको बिल्ड कर सकते हो। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप मॉडर्न एज है तो यहाँ पे ना फ्रेमवर्क्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। जिस तरीके से रिएक्ट है, एंगुलर है, बहुत सारे और फ्रेमवर्क की जो है ना टेक्नोलॉजी में आ सकते हैं। आप जो है ना उन तमाम जो है ना फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम बैकएंड की बात करें तो जिसको आप सर्वर साइड भी कह सकते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ना सारा बिजनेस लॉजिक हैंडल होता है और वहाँ पे रिक्वेस्ट की प्रोसेस होती है और क्या होता है वो ना इंटरेस्ट भी कर सकती है डेटाबेस के साथ। मतलब कि एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। आप खुद देखो ना, सिर्फ फ्रंट एंड से तो काम नहीं चलेगा, बैक एंड भी तो जरूरी है। तो बैक एंड में क्या होता है, सर्वर साइड आ जाती है जिसमें जो बिजनेस लॉजिक होती है उस वेब एप्लीकेशन की, क्या रिक्वेस्ट प्रोसेस करना होता है या डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना होता है। मतलब डेटाबेस इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, कोई मुझे डेटा चाहिए जो कि डेटाबेस में पड़ा हुआ है, तो डेटाबेस से तो इंटरेक्शन करना पड़ेगा ना वेब एप्लीकेशन को। तो वो क्या होता है, वो तमाम जो होती है ना लॉजिक, बिजनेस लॉजिक या इंटरेक्शन हो गया, वो यहाँ पे जो होता है ना हैंडल होता है सर्वर साइड के अंदर, क्योंकि डेटाबेस से भी तो हमें डेटा चाहिए होता है ना और रिक्वेस्ट भी प्रोसेस करनी पड़ती है। मतलब कि क्लाइंट रिक्वेस्ट देगी तो वो कहाँ प्रोसेस होगी, वो ना सर्वर के अंदर प्रोसेस होती है। तो ये जितना काम होता है ये सर्वर साइड में होता है। अब इसको किस तरीके से जो है ना बनाया जाता है, जिस तरीके से Node.js का इस्तेमाल करके इसको बनाया जाता है और पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है। पाइथन में भी डिजेंगो फ्रेमवर्क या फ्लास्क है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों जो है ना डिजेंगो और फ्लास्क जो है ना ये ना पाइथन के जो है ना फ्रेमवर्क है। और जावा का इस्तेमाल किया जाता है, स्प्रिंग बूट का और PHP का इस्तेमाल किया जाता है। इन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके आप जो है ना सर्वर साइड पे काम कर सकते हो। वहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है पाइथन का, Node.js का या जावा का, PHP का और भी बहुत सारी होती हैं। अगर हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस का क्या काम है, डेटाबेस जो होता है ना वो ना स्टोर भी करता है और मैनेज भी करता है डेटा को फॉर द एप्लीकेशन। मतलब कि जो एप्लीकेशन का डेटा होता है ना उसको जो डेटाबेस है वो स्टोर भी करता है और मैनेज भी करता है।
किस तरीके से, मतलब माईएसक्यूएल का इस्तेमाल करके या पोस्टग्रेसक्यूएल का इस्तेमाल करके या मोंगोडीबी का इस्तेमाल करके या फायरबेस का, ये डेटाबेस के नाम है जो है। इसके थ्रू जो है ना आप स्टोर भी कर सकते हो और मैनेज भी कर सकते हो डेटा को फॉर दी एप्लीकेशन। इनका इस्तेमाल किया जाता है एसक्यूएल का या मोंगोडीबी का, फायरबेस का। अगर हम वेब सर्वर की बात करें तो क्या होता है, होस्ट द बैकएंड एंड प्रोसेस एचटीटीपी रिक्वेस्ट, मतलब कि बैकएंड को होस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है वेब सर्वर का, और ना एचटीटीपी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब सर्वर्स में कौन कौन से सर्वर्स शामिल हैं, जिस तरीके से अपाची हो गया, अपाची तो आप अपने पीसी में भी डाउनलोड करते हो, आपको पता ही होगा। इंजनएक्स हो गया, एक्सपर्ट्स.js हो गया। तो इनकी मदद से क्या होता है, आप ना बैकएंड को होस्ट भी करते हो, मतलब बैकएंड का मतलब वेब एप्लीकेशन का जितना भी डेटा है उसको होस्ट भी करते हो, और ये जो है ना ये ना रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए भी काम आता है। अब किस तरीके से वेब एप्लीकेशन वर्कआउट करती है, सबसे पहले क्या होता है, जो यूजर होता है ना वो ब्राउजर को ओपन करता है और वहां पे ना यूआरएल एंटर करता है। उसके बाद क्या होता है, जो ब्राउजर होता है ना वो सेंड करता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर्स, मतलब ब्राउजर की मदद से क्या होता है, जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है ना वो सर्वर पे जाती है। अब अगर रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर प्रोसेस करेगा उस रिक्वेस्ट को, और उसके बाद क्या होगा, रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद वो ना डेटा को फैच करेगा फ्रॉम द डेटाबेस। मतलब आप ऐसे समझ लो ना, सबसे पहले क्या होगा, यूजर ना ब्राउजर ओपन करेगा और वहां पे जो यूआरएल एंटर करेगा। उसके बाद क्या होगा, जो ब्राउजर होगा ना वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट को सेंड करेगा, किसको सेंड करेगा, वेब सर्वर को सेंड करेगा। उसके बाद जो वेब सर्वर होगा ना वो ना रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, जो यूजर ने रिक्वेस्ट देगी उसको प्रोसेस करेगा, और उसके बाद क्या होगा, जो डेटा है ना आपको फैच करके डेटा बेस से फिर यूजर के पास होगा ना रिस्पॉन्स सेंड करेगा, एचटीटीपी रिस्पॉन्स सेंड करेगा। उसके बाद क्या होगा, जो सर्वर है ना वो ना एचटीटीपी रिस्पॉन्स ना सेंड करेगा विद द रिक्वेस्टेड वेब पेज और डेटा, मतलब कि उसके बाद उसके डेटा तो फैच कर लिया डेटाबेस से। उसके बाद क्या होगा, जो सर्वर है ना वो एचटीटीपी रिस्पॉन्स जो है ना को सेंड करेगा विद द रिक्वेस्टेड वेब पेज और डेटा, मतलब कि रिस्पॉन्स सेंड बैक होगा। अब वो सेंड बैक किया हुआ रिस्पॉन्स कहाँ शो होगा, वो वेब ब्राउजर में आपको शो होगा। जो ब्राउजर होगा वो ना पेज को रेंडर करेगा और अलाउ करेगा यूजर को कि वो उसके साथ इंटरेक्ट कर सके या उसको देख सके, व्यू कर सके, मतलब जो भी उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो करना है ना वो कर सकता है यूजर। तो ये था कुछ किस तरीके से वेब एप्लीकेशन काम करती है। यूजर सबसे पहले ब्राउजर में यूआरएल एंटर करता है, फिर ब्राउजर पे जो होती है ना रिक्वेस्ट जाती है, फिर वो रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है वेब सर्वर में, फिर वेब सर्वर से जो डेटा है ना वो फैच होके आता है, और जो है ना इसका रिसोर्स होता है ना वो वेब ब्राउजर पे शो हो जाता है। तो ये तरीका होता है, इस तरीके से जो होती है ना वेब एप्लीकेशन वर्कआउट करती है। अब अगर हम बहुत बड़ी वेब एप्लीकेशंस की बात करें तो जो ई कॉमर्स साइट्स है, जिस तरीके से अमेज़न होगा, ईबे हो गया। अगर हम सोशल मीडिया साइट्स की बात करें तो फेसबुक है, ट्विटर है। ऑनलाइन बैंकिंग की बात करें पेपॉल है, स्काइप है, और भी बहुत सारे हैं। पता यहाँ पे तो मैं कुछ मिसालें दे रही हूँ आपको। अगर हम वेब मेल सर्विसेज की बात करें तो जीमेल है, आउटलुक है। अगर हम स्ट्रीमिंग सर्विस की बात करें तो नेटफ्लिक्स होगा, यूट्यूब होगा। तो ये थी कुछ एग्जाम्पल वेब एप्लीकेशंस की, जिस तरीके से वो काम करती है। मैंने आपके साथ इसका इंट्रोडक्शन भी शेयर किया, फिर हमने इसके की कंपोनेंट्स भी डिस्कस किए। उसके बाद किस तरीके से वेब एप्लीकेशन वर्कआउट करती है मैंने आपके साथ यो भी डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।